Hello and good morning everyone. I welcome you all Eduverse News Analysis. Today is 6 February 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. Before starting the video, लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल एडुवर्स न्यूज़ एनालिसिस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। वहां पर सारी पीडीएफ और इम्पॉर्टेंट डेली न्यूज़ शेयर की जाती हैं, तो मेक श्योर आप उस चैनल को ज़रूर से ज्वाइन करें। तो चलिए देखते हैं आज हमें कौन कौन सी न्यूज़ यहाँ पर डिस्कस करनी है। फर्स्ट न्यूज़ है यहाँ पर यूएस ने क्या किया है, चाइना का जो स्पाई बलून था उसे शूट डाउन कर दिया है। कल संडे के मॉर्निंग में यहाँ पर यूएस ने चाइना के इस बलून को यहाँ पर शूट डाउन कर दिया। देखिए पहले ये क्या था, ये जो बलून था ये ड्रिफ्ट होते होते कहाँ, यूएस की एयर स्पेस तक पहुंच गया था। चाइना ने पहले से रिकॉग्नाइज नहीं किया, ये कहते हुए मना कर दिया कि ये उनका बलून नहीं है। बट जब यूएस के जो एयर स्पेस सेंटर ने पूरी इसकी इन्वेस्टिगेशन की, उसके बाद पता चला कि ये चाइना का ही बलून है और चाइना ने भी फिर इसे एक्सेप्ट किया कि हाँ ये उनका ही बलून है। बट चाइना ने क्या कहा कि ये एक सिविलियन वेदर बलून है। क्या कहा, ये एक सिविलियन वेदर बलून है जो कि ड्रिफ्ट होते होते कहाँ, यूएस की टेरिटरी तक पहुंच गया। ये सिर्फ एक सिविलियन बलून है, इसका कोई भी मतलब स्पाई बलून ये नहीं है। बट यूएस ने क्या कहा कि ये क्या है, एक सर्विलियंस बलून है, स्पाई बलून है जो यूएस की जो टेरिटरी है उस पर स्पाई कर रहा है, उस पर नजर रख रहा है और जो इन्फॉर्मेशन है वो चाइना तक यहाँ पर भेज रहा है। तो इसी के चलते यहाँ पर जॉय बाइडन के ऊपर भी प्रेशर आया। पहले तो इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया यूएस की तरफ से कि ठीक है हम इसको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने इसे शूट डाउन किया तो इससे बहुत ज्यादा जो होगा मलबा वगैरह क्रिएट होगा जो कि हार्मफुल हो सकता है सिटीजन के लिए। बट अब इसके ऊपर क्या हुआ, जो प्रेसिडेंट है यूएस के उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट हुआ। अब आप सभी को पता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी यहाँ पे स्टार्ट होने वाले हैं, तो यहाँ पर उनके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से जॉय बाइडन ने यहाँ पे क्या किया, एक्शन लिया और ये जो बलून था उसे शूट डाउन कर दिया। अब जो यहाँ पर चाइना का रिस्पांस देखे तो वो भी क्या है, बहुत ज्यादा है, वो गुस्से में है, कह रहा है कि ये एक सिविलियन बलून था, कोई स्पाई बलून नहीं था और इन फ्यूचर अगर कभी कुछ होता है ना, तो हम भी क्या करेंगे, इसी तरीके का एक्शन यहाँ पर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या इशू आ सकता है कि यूएस क्या है, हम अगर यूएस की बात करें है ना, तो यूएस कहाँ कहाँ पर रहता है। यूएस के अगर हम एक्शन देखें तो हम एशिया इंडो पैसिफिक रीजन में यूएस का जो एक्शन रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है ना। क्वाड में एक्टिव है यूएस, ऑकस में एक्टिव है, पाइवट टू एशिया। तो यूएस के जो एक्शन है हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, है ना। अब ये यूएस एंड चाइना एक दो सुपर पावर, एक तरीके से कह सकते हैं सुपर पावर है ना, दो स्ट्रॉन्ग कंट्री हैं। अब इनके बीच में अगर कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है तो हमें इन फ्यूचर बहुत सारे यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि चाइना ने क्या कहा कि अगर इन फ्यूचर अगर यूएस ने कभी भी इंटरवीन करने की कोशिश करी तो यहाँ पे वो भी क्या करेगा, ऐसा ही एक्शन यहाँ पर लेगा। अब देखिए जो यूएस है वो इंडो पैसिफिक रीजन में ज्यादा एक्टिव रहता है, तो मतलब यहाँ पे क्या कर सकता है, चाइना क्या कर सकता है, ताइवान वाले रीजन में, है ना, यहाँ पर ताइवान वाले रीजन में एक्टिव हो सकता है। तो यहाँ पर जब यूएस अपना इंटरवेंशन करेगा तो चाइना ने ये कहा कि वो भी क्या करेंगे, इन फ्यूचर ऐसा ही एक्शन लेंगे। तो आई होप यहाँ पे आपको यहाँ पर सारी चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, यहाँ पर एडिटोरियल सेक्शन की तरफ आते हैं। तो इंडिया जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन इज मोर देन कोल स्टोरी। अब देखिए यहाँ पर बात चल रही है किसकी, कि हमें क्या करना है, क्लीन एनर्जी की तरफ मूव होना है ना। क्या, क्लीन एनर्जी की तरफ हमें जाना है। हमें जो ये कोल है, फॉसिल फ्यूल्स हैं, इनका यूज कम करके जो हम एमिशन है, कार्बन का एमिशन है, उसे जीरो करना है और हमें किस तरफ मूव होना है, क्लीन एनर्जी की तरफ मूव होना है। आप सभी को पता होगा एक ग्लासगो समिट हुई थी, ठीक है, ग्लासगो समिट, इसे हम कॉप 26 भी कहते हैं। ठीक है, ग्लासगो समिट कॉप 26 में क्या कहा गया था कि हमें क्या करना है, जो कोल है, कोल का जो यूज है उसको पूरी तरीके से डाउन करना है, मतलब कि हमें फेस डाउन करना है कोल को, है ना। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि हमें पूरी तरीके से क्या करना है, फेस डाउन करना है कोल को। इसके लिए यहाँ पर एक प्रोग्राम जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अब देखिए डेवलप कंट्रीज तो हैं, वो कैसे डेवलप हुई, उन्होंने अपने टाइम पर पूरी तरीके से जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, जैसे कि रोड बना लिए, रेलवेज बना लिए, इंडस्ट्रीज बना ली, ठीक है ना, और फर्दर इन्वेस्टमेंट कर लिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, न्यूक्लियर एनर्जी पर उन्होंने पूरा रिसर्च कर लिया। तो वो उन्होंने अपने टाइम पर तो पूरी रिसर्च कर ली। अब यहाँ पर क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, है ना, वो क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो अभी स्टिल
डेवलपिंग फेज पर है ना, जिसके लिए डेवलपिंग फेज पर है, जिसके लिए उन्हें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है उनके लिए फॉसल फ्यूल है ना, एनर्जी है। अब उनके पास इतना टेक्नोलॉजी भी नहीं, इतनी रिसर्च भी नहीं है जिससे कि वो क्या कर सके, डायरेक्टली जो क्लीन एनर्जी वाला जो फंडा है उस पर वो जंप कर पाए, है ना, वो धीरे धीरे ही कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ है, अब देखिए जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो उनको अगर रोड बनानी है, ठीक है, रेलवे बनाना है, ठीक है, तो रोड बनानी है, रेलवे बनाना है, तो इन सब के लिए उन्हें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। कोई सी भी इंडस्ट्री, कोई सी भी फील्ड है, अगर एग्रीकल्चर की बात करें, सीमेंट की बात करते हैं, स्टील की बात करते हैं, आयरन की बात करते हैं, इवन छोटी छोटी कैसी भी इंडस्ट्री हो, एमएसएमई की हम बात करते हैं, तो हर एक इंडस्ट्री में उन्हें किसकी ज़रूरत है, इलेक्ट्रिसिटी की। और इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से जनरेट होता है, आप सभी को पता है, इंडिया में 90% इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है थ्रू कोल, है ना। अब कोल के थ्रू जनरेशन होगा तो यहाँ पे ये तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे एमिशन ज़रूर होगा, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ इंडिया की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे जो सारी डेवलपिंग कंट्रीज है वो अभी किस फेज पर हैं, डेवलपिंग फेज पर हैं, वो भी डेवलपमेंट कर रही हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कोल और जो हमारी फॉसल फ्यूल्स हैं इनका यूज़ किया जा रहा है। अब यहाँ पर इसी के चलते क्या क्या प्रोग्राम एक लाया गया है, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, ये ग्लासगो समिट हुआ था, इसमें उन्होंने क्या सजेस्ट किया था, जेट पी। अभी जेट पी क्या है, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप। तो ये देखिए, ये आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ओके। इससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप। अब देखिए इस पार्टनरशिप में क्या होगा कि इन्होंने क्या बताया, ये जो जेट एमिशन ट्रांजिशन पार्टनरशिप है, इसमें एक डेवलप कंट्री होगी, एक या फिर दो भी डेवलप कंट्री, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, है ना, उनके बीच में यहाँ पे पार्टनरशिप होगी। और जो ये डेवलप कंट्री होगी वो क्या करेंगी, ये प्रोवाइड करेंगी, फंड प्रोवाइड करेंगी, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगी, और जो डेवलपिंग कंट्रीज का जो ट्रांजिशन फेस है इसके लिए वो पूरा यहाँ पे पेमेंट करेंगी, ठीक है। आपको यहाँ पे चीजें समझ में आ रही होंगी कि डेवलप कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज यहाँ पर आकर क्या करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे, है ना। और पार्टनरशिप में जो डेवलप कंट्रीज हैं वो क्या करेंगी, वो यहाँ पे पे करेंगी फॉर द ट्रांजिशन, है ना, एनर्जी का जो ट्रांजिशन करना है फॉसिल फ्यूल्स की से लेकर क्लीन एनर्जी की तरफ जो हमारा ट्रांजिशन है उसके लिए यहाँ पे डेवलप कंट्री पे करेंगी, ठीक है। तो ये क्या है हमारा जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप। तो is emerging as a key mechanism for multilateral financing by developed countries to support an energy transition in डेवलपिंग कंट्रीज, ओके। अब यहाँ पे बहुत सारी जो कंट्रीज हैं डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे कि साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, वियतनाम, है ना, तो इन सभी ने क्या कर लिया है, ये जो जेट पार्टनरशिप है इसको यहाँ पे कंसिडर कर लिया है। इंडिया भी क्या करना चाहता है, इसको कंसिडर करना चाहता है, इस पार्टनरशिप में एंटर होना चाहता है। बहुत सारी कंट्री जैसे कि साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, वियतनाम पहले से इस पर क्या हो चुके हैं, इसकी पार्टनरशिप इन्होंने कर ली है। इंडिया भी क्या चाहता है कि उसे ये यहाँ पर इसे कंसिडर करना चाहता है। अब देखिए हम इसके बारे में देख लेते हैं, ये जेट ईपी कब लॉन्च हुआ था, हमने अभी बात करी, ग्लासगो समिट हुआ था COP26 में, जिसको किसने सपोर्ट किया था, यूनाइटेड किंगडम, यूके, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन, इन्होंने क्या किया था, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया था, इसको सपोर्ट किया था। अब देखिए हम अगर इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया का जो बहुत बड़ा सेक्टर है ना, अब कंसर्न की बात कहाँ पर आ रही है, जो हम इशू देखते हैं क्या आ रहा है इंडिया के साथ, जो ट्रांजिशन वाला फेस है, हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या ट्रांजिशन की तरफ नहीं जा सकते हैं, इसके लिए हमारे बहुत सारे कंसर्न हैं। एनर्जी ट्रांजिशन जो है यहाँ पे बहुत सारे कंसर्न है, जैसे कि अगर हम देखिए जो इंडिया का बहुत बड़ा जो पार्ट है, कंट्री के जो बहुत सारे लोग हैं, जो हमारे मेजर सेक्टर्स हैं उन पर क्या है, डिपेंड है, बहुत ज़्यादा जो हमारी पीपल है, जो कुछ सेक्टर है, इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है, वहाँ पर डिपेंड है। तो अगर हमने यहाँ पर जो फॉसिल फ्यूल वाला ये जो टर्म है इसको पूरी तरीके से यहाँ पर हटा दिया तो क्या होगी, बहुत सारे जो लोग हैं उनकी जॉब जाएगी, है ना, डिस्टर्ब होगा फॉर्म ऑफ फ्यूचर एनर्जी एक्सेस, जो फ्यूचर एनर्जी का एक्सेस है। अब यहाँ पे जो हमारी क्या कहते हैं, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, उन्होंने ये कहा कि 2030 तक यहाँ पर जो हमारी एनर्जी की डिमांड होगी वो कैसी हो जाएगी, जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड होगी वो डबल हो जाएगी, है ना। हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमारी जो एनर्जी की डिमांड है, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है, वो भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो देखिए अगर हम ट्रांजिशन की तरफ ऐसे एकदम से मूव करते हैं तो यहाँ पे जॉब की प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, और जो फ्यूचर एनर्जी एक्सेस है उसमें यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। जो स्टेट की कैपेसिटी है वो भी क्या होगी, जैसे
बहुत सारे जो स्टेट्स होते हैं वो वेलफेयर प्रोग्राम्स में यहाँ पे फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, तो उनकी जो ये कैपेसिटी होगी स्पेंड करने की वेलफेयर प्रोग्राम में वो भी क्या होगी, श्रिंक होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली क्या हो रहा है, एक सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी क्रिएट होगी स्टेट्स के बीच में। यहाँ पर क्या होगी, सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। तो ये हमारे लिए क्या है, मेनली इश्यूज हैं। अब इसी आर्टिकल में इन्होंने कुछ सजेशंस दिए हैं कि इंडिया अगर क्या करता है, JEP मतलब जो हमारा जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप की तरफ मूव करता है, तो उसे इसमें क्या क्या मेनली पॉइंट्स यहाँ पर ध्यान देने चाहिए। तो देखिए, हियर आर द 3 सेट्स ऑफ एक्शन दैट कुड फर्दर एक्सपाइड इंडियाज एनर्जी ट्रांजिशन, है ना। हम क्या कर सकते हैं, जो इंडिया का एनर्जी ट्रांजिशन है उसको किस तरीके से एक्सपर्टाइज कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं कि इंडिया क्या क्या एक्शन ले सकता है। पहला क्या, जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट है, हम क्या कर सकते हैं, इसे मेनली डिप्लॉय कर सकते हैं, है ना। हमारी जो डिमांड है, एनर्जी की डिमांड, वो कंटिन्यूसली यहाँ पे ग्रो कर रही है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे कि सोलराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ डीजल पावर्ड माइक्रो स्मॉल एंड MSME एंड डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी फॉर रेसिडेंशियल कुकिंग एंड हीटिंग। तो ये हमारा पहला पॉइंट है ना, कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिसिटी को सोलराइज कर सकते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर जब हम करते हैं, खेती करते हैं, तो उसमें भी हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है इरिगेशन पर्पज़ के लिए, और अगर हमें कटाई करनी है, बुनाई करनी है, तो हमें सारी चीज़ों के लिए जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, रिसर्च करनी है, सब में हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। तो उसे हम क्या कर सकते हैं, सोलराइजेशन कर सकते हैं, मतलब मेनली हम वहाँ पर सोलार पावर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ डीजल पावर, है ना, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो MSME है, जो डीजल से चलती है, उसको हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चले। वो जो चीज़ें अभी डीजल से चल रही हैं, MSME की बहुत सारी जो हमारी MSME हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं कि उसे हम इलेक्ट्रिफिकेशन कर सकते हैं। और जो रिन्यूएबल एनर्जी है हमारी, है ना, उसको डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं फॉर द रेसिडेंशियल कुकिंग एंड हीटिंग। ओके, सेकेंड पॉइंट इसमें क्या बोला गया है कि हमें किस पर फोकस करना चाहिए, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लीन एनर्जी, है ना। जो हमारे क्लीन एनर्जी के कंपोनेंट्स हैं उनकी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो हमारा क्या होगा, जो अदर कंट्रीज से जो हमारा इंपोर्ट होगा वो कम होगा, इंपोर्ट कम होगा तो हमारा जो पैसा है, हमारा जो मनी है, वो यहाँ पर भी कम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मेनली किस पर फोकस करना है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लीन एनर्जी कंपोनेंट्स क्रिटिकल टू सर्टेन ऑफ जेट बिल्डिंग एनर्जी सेल्फ सफिशिएंट एंड टैप द ग्रीन जॉब्स प्रॉमिस ऑफ 21st सेंचुरी। तो यहाँ पे हम मेनली किस पर फोकस कर सकते हैं, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लीन एनर्जी। थर्ड पॉइंट इसमें क्या कहा गया है कि हमें यहाँ पे क्या जरूरत है, देयर इज अ केस ऑफ री अलाइंग द करेंट यूज ऑफ कोल रिसोर्सेज। हमारे जो करेंट कोल रिसोर्सेज हैं उन्हें री अलाइन करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है, री अलाइन करने की जरूरत है, तभी हम क्या कर सकते हैं, जो कोल का फेज डाउन पीरियड है उस पर हम पहुंच सकते हैं। ठीक है ना, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम कोल को इनेबल कर सकते हैं यूज मोर इफेक्टिवली। हम देखिए कोल को किस तरीके से इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, जैसे कि कोल की माइन है, कोल्स की यहाँ पे क्या है, माइन है, तो उसके ट्रांसमिशन में भी क्या होता है, जब हम उसका ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसमें हमारा बहुत सारा जो होता है पैसा जाता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आता है। तो हम यहाँ पे ये इंश्योर कर सकते हैं, जो इंडस्ट्रीज होती हैं, माइंस होती हैं, जो कोल्स माइन होती हैं, तो हम इंडस्ट्रीज जो हैं उन्हीं के आसपास लगाएं, ताकि जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, वो जो ट्रांसपोर्ट हमारा कॉस्ट है वो कम लगेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम, अगर हमारा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट यहाँ पर कम लगेगा तो हम यहाँ पे दूसरे जो एनर्जी के रिसोर्सेज हैं, इंसेंटिव्स हैं, उस पर यहाँ पर फोकस कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, दिस वुड इनेबल कोल टू बी यूज मोर इफेक्टिवली efficiently because transportation of coal is more energy intensive than transmission of electrons। क्योंकि जो ये कोल का ट्रांसमिशन होता है ये बहुत ज़्यादा इंटेंसिव होता है। ठीक है, इवन द ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसमिशन से भी ज़्यादा यहाँ पर ये इंटेंसिव होता है। तो यहाँ पे देखिए जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कितना यहाँ पे कॉस्ट करता है, 1/3, है ना। हमारा 1/3 जो पार्ट होता है वो ट्रांसपोर्ट के कॉस्ट में ही चला जाता है। तो हमें यहाँ पे क्या ज़रूरत है कि हम जो ये कोल फाइड पावर प्लांट्स हैं, जो हमारे कोल के पावर प्लांट्स हैं, उनको जो कोल माइंस हैं उनके पास में ही लगाया जाए। ठीक है, फाइनल इसमें क्या बताया गया है, फाइनल इसमें ये बताया गया है कि हमें इनडायरेक्टली रिड्यूस इमिशन ड्यू टू मोर इफेक्टिव यूज ऑफ कोल। हम कोल का इफेक्टिव यूज करके क्या कर सकते हैं, इमिशन यहाँ पर कम कर सकते हैं, है ना। कैसे हम कर सकते हैं, बाय यूजिंग कोल मोर इफिशिएंटली दिस पॉलिसी शिफ्ट ओपन टू डोर टू इंडिया कंसिडरिंग अ फ्यूचर कैप
ऑन कोल पावर जनरेशन कैपेसिटी। अब यहाँ पर अगर हम कोल का इफेक्टिव यूज़ करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, जो कोल का जनरेशन है, कोल से जो हमारा एमिशन होता है उस पर हम एक कैप लगा सकते हैं। तो इसमें ओवरऑल यही बात की गई है कि जब अगर इंडिया इसे ज्वाइन करता है, JET पी, अगर इस प्रोग्राम को JET-P को अगर इंडिया ज्वाइन करता है तो यहाँ पे ये इंश्योर करे, ये सारे जो पॉइंट्स हैं इंडिया इनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर JET-EP को यहाँ पे ज्वाइन करें। अब देखिए कंक्लूजन में इसमें क्या कहा गया, एनी फ्यूचर JET-P डील मस्ट कंसिडर दीज ब्रॉडर फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंसिंग एंड सपोर्टिंग एन एनर्जी ट्रांजिशन। मतलब कि अगर वो इंडिया किसी भी डेवलप कंट्री के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप करता है तो ये जो सारे पॉइंट्स है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंसिंग हो, है ना, और जो डेवलप कंट्री जो इसको फाइनेंसिंग करना चाहती है तो वो इस पे इन चीज़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा हमारा फोकस हो। तो आई होप यहाँ पे आपको सारी चीज़ें ये कोल स्टोरी से हमारी समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट यहाँ पे है द टैक्स गैम्बिट। टैक्स गैम्बिट क्या है, यहाँ पर देखिए मेनली क्या है, जो अगर हम टैक्स स्लैब देखें, हमारा जो टैक्स रिजीम है, न्यू टैक्स रिजीम आई है, उसमें क्या किया गया है कि जो हमारा टैक्स का है कि अब 7 लाख जब होगा तभी आपको टैक्स लगेगा। बट ये जो 7 लाख टैक्स है इसमें जो एग्जेम्पशंस दिए जाते थे अब वो एग्जेम्पशंस इसमें नहीं दिए जा रहे हैं। ठीक है, पहले क्या होता था, जैसे कि मान लो यहाँ पर 5 लाख पर यहाँ पे टैक्स लगता था। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे 10 लाख है किसी की इनकम, एनुअल इनकम 10 लाख है या फिर 20 लाख है, उस पर उसको लग रहा है 20% टैक्स। जस्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पे मैं टैक्स नहीं पढ़ा रही हूँ आपको, जस्ट ये एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 20 लाख रुपीज़ पर टैक्स लग रहा है 20%। ओके, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते थे, जो हम वेरियस सेविंग करते हैं, है ना, जैसे कि हमने LIC में सेविंग्स कर ली, हम म्यूचुअल फंड्स में हमने कुछ कर लिया, यहाँ पे हमने कुछ हेल्थ इंश्योरेंस खोल लिए, है ना, तो यहाँ पे हमने ये सेविंग्स करके ये हम किस में शो कर सकते थे, इसको हम शो करते थे हमारा जो टैक्स स्लैब होता था उसमें ये शो करते थे, तो हमें इनसे एग्जम्पशन मिल जाता था और जो बाकी का बचा हमारा पैसा होता था उस पर टैक्स लगता था। बट अब जो न्यू टैक्स रिजीम आई है उसमें से ये जो एग्जम्पशन वाला पार्ट है उसको यहाँ पे कट कर दिया गया। इसमें ये कहा गया है कि जो पुअर पीपल है, मेनली जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने ये कहा कि जो पुअर पीपल है उनको क्या है, इतना नॉलेज नहीं है सेविंग्स का, है ना, तो वो सेविंग्स करके क्या करेंगे, उनको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि वो क्या करें, सेविंग्स करें। ठीक है, अब देखिए सेविंग्स करते हैं तो वो अभी हमारे लिए यूज़ नहीं आ रही, बट इन फ्यूचर वो कहीं ना कहीं हमारे लिए यूज़ में आती हैं। बट यहाँ पर मेनली क्या है, ये जो सारे एग्जम्पशंस थे उनको यहाँ पे हटा दिया गया है। अब यहाँ पे जो आपके एनुअल इनकम है उस पर ही क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। और इस पर यहाँ पे जब ये क्वेश्चन रेज किया गया तो इसमें ये कहा गया कि जो पुअर पीपल हैं उनको यहाँ पे इतना नॉलेज नहीं है इकोनॉमिक्स का और सेविंग्स का, तो वो सेविंग्स नहीं करते हैं मेनली। ठीक है, यहाँ पे मेनली किस पर फोकस किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्या हो, कंजम्पशन हो, है ना, लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेंड करें। ठीक है, एक्सपेंड करेंगे यहाँ पे तो जो GDP है होगी वो क्या करेगी, यहाँ पे ग्रो करेगी। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। हमारे पास मान लीजिए हमारी 50,000 यहाँ पे सैलरी है, जस्ट एग्जाम्पल 50,000 सैलरी है। अब हमें नहीं पता कि हमें इसमें कैसे सेविंग करनी है, क्या करना है, नहीं पता। ठीक है, हम यहाँ पे गए, हमने यहाँ पे 30,000 की यहाँ पे कुछ बड़ी सी कोई मशीन ले लिया कुछ, तो यहाँ पे अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या किस पे इंक्लूड होगा, हमारी GDP इंक्लूड होगा, तो हमारी GDP क्या होगी, यहाँ पे ग्रो करेगी। तो मेनली इस पे जो हमारी न्यू टैक्स रिजीम आई है उस पर किस पे फोकस किया गया है, एक्सपेंडिचर पे। किस पे, एक्सपेंड, मतलब कि जो पीपल हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्या करें, एक्सपेंड करें। फिर अगर इसमें इन्होंने फिर ये कहा कि देखिए इंडियाज लिटरेसी एंड फाइनेंशियल लिटरेसी लेवल मीन मैनी टैक्स पेयर कैन नॉट डीम द राइट मिक्स ऑफ कंजप्शन एंड सेविंग्स। मतलब ये बता रहा कि इंडिया में इतनी ज़्यादा भी लिटरेसी नहीं है, फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है कि कितना उन्हें सेविंग करना है, कितना कंजर्व करना है, उनके बारे में इन्हें नहीं पता है। और अगर हम एडल्ट की बात करें, इसमें ये भी पॉइंट बताया गया है कि एडल्ट अगर हैं तो उन्हें पता होगा कि उन्हें किस तरीके से सेविंग्स करनी है, किस तरीके से सेविंग्स नहीं करनी है। ठीक है, तो मेनली इसी में यही बात बताई गई है कि जो पीपल हैं, ये आर्टिकल में क्या है कि जो हमारा न्यू टैक्स रिजीम है उसमें कोई भी जो पहले एग्जेम्पशंस हमें दिया जाता था कि आप यहाँ पे एग्जेम्पशन ले सकते हैं, है ना, तो अब वो एग्जेम्पशन को यहाँ पे हटा दिया। अब यहाँ पे नो एग्जेम्पशन है। ठीक है, एग्जेम्पशन नहीं होगा तो यहाँ पे सेविंग्स नहीं होंगी, सेविंग्स नहीं होंगी तो हमें क्या देखने को मिल सकता है, अगर हम सेविंग नहीं करेंगे तो हमें इन फ्यूचर यहाँ पर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है हमारी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे केसेस आ जाते हैं इन फ्यूचर, बहुत सारे केसेस आ सकते हैं, कोई पेंडेमिक आ गया, कुछ भी हो सकता है, तो अगर हम सेविंग नहीं करेंगे तो जो हमारी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो आई होप ये आर्टिकल यहाँ पे आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं
यहाँ पर देखिए ये एनर्जी ट्रांजिशन के बारे में पूरा आप इसको यहाँ पर रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, यहाँ पे देखिए द डिस्क्रिपेंसी इन द लेटेस्ट एशर रिपोर्ट, जो एशिया की रिपोर्ट आई है, जो हमारी क्या है, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। तो इसमें मेनली किस पर पहले जो ये रिपोर्ट की गई थी, इसमें 2001 का सेंसस जो था उसके तहत ये सर्वे किया गया था। बट उन्होंने अब ये क्या किया है, जो ये एशर रिपोर्ट है उसमें उन्होंने क्या किया, अब 2011 का सेंसस है उसके प्रोजेक्शन पर यहाँ पे ये सर्वे किया। तो इसमें उन्हें ये पता चला को GER जो है हमारा, उसमें यहाँ पर हमें कमी देखने को मिली है। मतलब कि जो बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे हायर एजुकेशन में क्या हो रहे हैं, इनरोल नहीं हो रहे हैं। तो इसका यहाँ पे डेटा भी बताया गया कि अगर हम 2019-20 की बात करें, तो अगर हम 2001 के उससे देखते हैं सेंसस से, तो ये कितना है 51.4, और अगर हम 2011 का सेंसस के थ्रू सर्वे करते हैं तो ये कितना है 49%, 49। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली ये क्या कहा गया है कि ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2020 एंड 21 रिपोर्ट हैज़ रिवाइज द ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो। उन्होंने क्या किया है, जो ये GER है इसको रिवाइज किया है हायर एजुकेशन के रिस्पेक्टिव में। ये 4 साल का है। अब ये जो कैलकुलेशन होगा वो किस बेसिस पे होगा, 2011 के सेंसस पे होगा। जो हमारी प्रीवियस रिपोर्ट आई थी उसमें जो प्रोजेक्शन थे वो किस पे बेस्ड थे, 2001 के सेंसस पे। अभी GER है वो क्या एक्सप्रेस करता है, ये परसेंटेज कैलकुलेट करता है डिवाइडिंग द टोटल एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन कोर्सेज बाय द प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन इन द एज ऑफ 18 to 23 एज। ये क्या करता है, एक प्रोजेक्शन देता है कि मतलब कितने बच्चों ने 18 से 23 की एज ग्रुप में कितने बच्चों ने हायर एजुकेशन में यहाँ पे क्या है एनरोलमेंट करवाया है। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। यहाँ पे देखिए ये न्यूज़ हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, स्कॉलर्स फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटीज रू डिले इन डिस्प्रूजल ऑफ फेलोशिप। देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूजीसी नेट का एग्जाम देते हैं, आप सभी को पता है। ठीक है ना, ये हम किस लिए देते हैं, PhD करने के लिए देते हैं। अगर हमें PhD करनी है तो हम UGC नेट का एग्जाम देते हैं। तो UGC नेट का जो एग्ज़ाम देते हैं, जो भी कैंडिडेट इसे क्वालिफाई करता है तो वो एलिजिबल हो जाता है किसके लिए, मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप के लिए। ठीक है, इसके अंडर क्या होता है कि आपको हर महीने 33,000 जो अप्रॉक्सीमेटली 33,000 आपको यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है ना, इतना अमाउंट आपको हर महीने मिलता है। अब यहाँ पे इशू क्या आ रहा है, ये जो स्कीम है, ये जो मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप ये प्रोग्राम था, ये कब आया था, ये जब हमारी UPA की गवर्नमेंट थी। जब UPA की गवर्नमेंट थी उन्होंने यहाँ पे सच्चार कमेटी है उनकी रिकमेंडेशन पर इन्होंने ये प्रोग्राम लेकर आया था। ठीक है, अब जो बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, उनको यहाँ पे इस फेलोशिप के थ्रू यहाँ पे हर महीने अप्रॉक्सीमेटली 33,000 रुपीज़ यहाँ पर मिलते थे। ठीक है, अब कुछ जो बच्चे होते हैं वो पढ़ाई के लिए यहाँ पर लोन लेते हैं, है ना, आप सभी को पता होगा, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है वो यहाँ पर पढ़ाई के लिए लोन लेते हैं। अब ये जो इनको ये पैसे मिलते थे, इसी के थ्रू वो क्या करते थे, अपना जो लोन था उसकी जो पेमेंट है वो रीपे करते थे। बट अब ये जो मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम है, इसे क्या कर दिया गया है, इसे हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने इसे डिसकंटिन्यू कर दिया है ना, इसे क्या कहा है, इसे डिसकंटिन्यू कर दिया। उन्होंने ये कहा है कि हमारे मतलब कि वेरियस अदर वेलफेयर प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं और इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। अब देखिए इसमें जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, इसी के तहत यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसमें जो लड़कियों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्यों, क्योंकि जो लड़कियां होती हैं उनकी शादी कर दी जाती हैं, वो बहुत मुश्किल से यहाँ पे अगर जैसे कि ये जो हायर एजुकेशन की डिग्री है, मान लीजिए हम ग्रेजुएशन तो एक बार कर लेते हैं, है ना, ग्रेजुएशन हमने कैसे भी करके कर लिया, अगर हम PG भी करने जाते हैं और PG के बाद हम फर्दर यहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, अगर हमें PhD करना है तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मेनली इसमें पहला फैक्टर आ जाता है कि हमारी शादी कर दी जाती है। ठीक है, मैरिज हो जाता है, मैरिज के बाद क्या हो जाता है इसमें कि फैमिली होती है, फैमिली अलाउ नहीं करती है। शादी के बाद बहुत कम जो फैमिलीज होती हैं वो अलाउ करती हैं कि वो फर्दर यहाँ पे स्टडी करें। तो यहाँ पे देखिए गर्ल्स का बताया गया कि गर्ल्स आर मैरिड एट अ वेरी अर्ली एज इन आवर कम्युनिटी। अब इसमें मेनली माइनॉरिटीज़ जो कम्युनिटीज़ होती हैं उस पर फोकस किया जा रहा है। अब माइनॉरिटीज़ जो कम्युनिटीज़ हैं उन पर क्या होता है कि जो गर्ल्स होती हैं उसमें उनकी जो बहुत जल्दी शादी कर दी जाती है ना, वो 18+ हुई नहीं कि उनकी जो है शादी यहाँ पर कर दी जाती है। तो वो ये कह रही है कि हमारी जो शादी होती है बहुत जल्दी कर दी जाती है। हम अपने कल्चर से लिए हमारे ड्रीम को परस्यू करने के लिए हम अपने कल्चर से, हमारे रिलीजन से यहाँ पर लड़ाई करते हैं।
लड़ते हैं, उसके बाद हम हमारा जो ड्रीम होता है उसको हम परस्यू करते हैं। अब यहाँ पे इसको यहाँ पे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, जिसके तहत यहाँ पे जो कितने बच्चे 6,722 जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो इस स्कीम के अंडर आते थे, अब उनको यहाँ पे पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पे यही इशू आ रहा है कि इनको अभी ये पैसे नहीं मिल रहे हैं। अब इनके पास दूसरा इशू ये आ रहा है कि अगर अभी क्या है कि वो दूसरा कोई सोर्स भी नहीं देख सकते, मतलब कि अगर इनसे अभी इन्हें पैसे नहीं मिल रहा तो वो दूसरी जॉब कर लें, कोई पार्ट टाइम जॉब कर लें, कुछ भी। तो अगर उन्होंने ऐसा किया तो ये स्कीम के अंडर उन्हें जो भी पैसे मिले थे वो क्या हो जाएंगे, उन्हें ये रीपे करने पड़ेंगे जब तक ये इनकी डिग्री खत्म नहीं हो जाती। अगर इस डिग्री के चलते चलते उन्होंने क्या कहा कि वो जॉब कर रहे हैं, अगर उनको इससे पैसे नहीं मिल रहे हैं तो वो अगर जॉब कर रहे हैं, तो अगर वो जॉब भी नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, अगर उन्होंने जॉब करी तो ये स्कीम के अंडर उन्हें ये क्या करना पड़ेगा, अब तक जितने उन्हें पैसे मिले हैं वो उन्हें रीपे करना पड़ेगा। तो एक डायलेमा है ना, इनके बीच में क्या एक डायलेमा है और एक बहुत ही ज़्यादा से यहाँ पे क्राइसिस आ चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ये बच्चे क्या हैं जो प्रोटेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं, जो ये माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के हैं, ये जो स्कॉलर्स मिली है माइनॉरिटीज़ को, कम्युनिटीज़ को, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारी मिनिस्ट्री को भी अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या आगे एक्शन लेती है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं यहाँ पे आंध्रास कैपिटल इशू। आंध्र प्रदेश में क्या हो रहा है, कैपिटल का इशू हो रहा है। कैपिटल का इशू का मतलब यहाँ पे जो हमारे आंध्र प्रदेश के करंट चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने 3 कैपिटल बनाए। कैसा, एक लेजिस्लेटिव कैपिटल, एक एग्जीक्यूटिव कैपिटल और एक जुडिशरी कैपिटल। तो देखिए यहाँ पे क्या है, उन्होंने एक ऐसा आइडिया प्रपोज किया है कि एक नहीं, उनके क्या एक स्टेट के 3 कैपिटल हैं। एक एग्जीक्यूटिव कैपिटल, विशाखापट्टनम को वो एग्जीक्यूटिव कैपिटल बनाएंगे, ठीक है, कुरनौल को ये जुडिशरी कैपिटल एंड अमरावती को वो लेजिस्लेटिव यहाँ पे कैपिटल बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैपिटल डायलेमा चल रहा है कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, यहाँ पे बजट के बारे में बात की गई, बजट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे क्या करने की ज़रूरत है, जो हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बजट एलोकेट किया गया है, तो यहाँ पे हमें मेनली ज़रूरत है कि हम क्या करें, जो प्राइवेट पार्टी है, प्राइवेट सेक्टर है, उससे भी यहाँ पर क्या करें, उसके साथ जो हमारे रिलेशन है, लिंकेज है, उनको यहाँ पर स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। तभी हम क्या कर सकते हैं, अगर हम प्राइवेट सेक्टर के साथ ज़्यादा यहाँ पे हमारे जो लिंकेजेस हैं वो स्ट्रेंथन करेंगे तो इन्वेस्टमेंट क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा होगी। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी तो हमारे जो स्टार्टअप्स हैं उसके फंड, स्टार्टअप्स के लिए जो फंड आता है वो यहाँ पर इंक्रीज होगा। तो मेनली इसमें यही बात की गई है कि द लिंकेजेस बिटवीन रिसर्च एंड कमर्शलाइजेशन शुड बी स्ट्रेंथन, दैट द प्राइवेट सेक्टर शुड इन्वेस्ट मोर इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड फंड हाई रिस्क स्टार्टअप। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम कमर्शलाइजेशन पर ज़्यादा फोकस करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेगी कहाँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, और जो स्टार्टअप्स के लिए फंड होगा वो यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें ये पूरी बात की गई कि 0.36 हैज़ बीन एलोकेटेड द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना। तो यहाँ पे जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी है, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, अब इसमें मेनली हमारा देखो किस पे फोकस किया गया कि हमें क्या करना है, नेशनल हाइड्रोजन मिशन, सिकल एनीमिया, हमारा ये प्रोग्राम है 2047 तक हमें जो इस सिकल एनीमिया डिसीज़ है उसे पूरी तरीके से यहाँ पे हटाना है। इस डिसीज़ को फोकस करना है हमें किस पर, वन हेल्थ पर। तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे हमारे जो लिंकेजेस हैं कमर्शलाइजेशन से ज़्यादा अच्छे करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो सेक्टर होगा वो बूम होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है किसकी, विंडफॉल टैक्स ऑन ऑयल एक्सपोर्ट हाइक। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि अभी रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है ना, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, जिससे के कारण यहाँ पे जो क्रूड ऑयल है उसके जो प्राइसेस हैं वो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। अब क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस है वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो अब जो कंपनीज होती हैं, है ना, यहाँ पे इंडिया की बात करिए, कंपनीज हो रही हैं, उनको यहाँ पे प्रॉफिट होता है। तो ये जो कंपनीज है, ये जो क्रूड ऑयल से यहाँ पे प्रॉफिट ले रही हैं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया है, इन पर जो टैक्स है उसको यहाँ पे इंक्रीज कर दिया है। क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया। तो देखिए हमारे लिए बस यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट है कि द गवर्नमेंट हैड हाइक द विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स लेविड ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस क्रूड ऑयल एंड एक्सपोर्ट ऑफ डीजल एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल। जो हमारा एविएशन, जो डोमेस्टिकली हम यहाँ पे क्रूड ऑयल यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, और क्रूड ऑयल के अभी प्राइस बढ़े हैं, इंटरनेशनल स्फीयर में यहाँ पे प्राइस बढ़े हैं, तो मतलब हमारा डोमेस्टिक में भी हमारे जो प्राइस हैं वो भी इंक्रीज होंगे, है ना, क्रूड ऑयल में। तो यहाँ पे जो है उनसे इनको जो प्रॉफिट मिल रहा है, जो कंपनीज हैं जो उनको प्रॉफिट मिल रहा है, तो उन्होंने क्या किया, उस पर टैक्स यहाँ पे ज़्यादा लगा दी। तो ये विंडफॉल टैक्सेस क्या होते हैं, ये हमारे लिए यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। तो विंडफॉल टैक्सेस आर डिजाइन टू टैक्स द प्रॉफिट अ कंपनी ड्राइव्स फ्रॉम एक्सटर्नल समटाइम्स
अनप्रेसिडेंटेड इवेंट, फॉर इंस्टेंट एनर्जी प्राइस राइज एज अ रिजल्ट ऑफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, जो कंपनी कभी कभी अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे लेती है तो उस पर यहाँ पे टैक्स लगाया जाता है, उसे हम कहते हैं विंडफॉल टैक्स। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल एडुवर्स न्यूज एनालिसिस ज्वाइन करिए, जहां पर आपको सारी पीडीएफ यहाँ पर मिल जाएंगी, सारी पीडीएफ यहाँ पर शेयर की जाती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।